में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं जो कि बेसिकली रिलेटेड है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। नाउ स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को। एब्सोल्यूट जीरो को स्टार्ट करने से पहले हम यहां पर दो डिफिनीशन पढ़ेंगे, जिसमें एक होगा एब्सोल्यूट जीरो और दूसरा होगा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो के मुतालिक कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। बेटा एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ all gases practically become equal to zero। वो टेम्परेचर जिस पर गैसेस का वॉल्यूम जो है वो प्रैक्टिकली जीरो का बराबर होता है, तो इसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो। इसी को हम एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। वो टेम्परेचर हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, रियली में ये नहीं हो सकता कि किसी गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो का बराबर हो सके, लेकिन हम हाइपोथेटिकली कह सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैसेस का वॉल्यूम जीरो का बराबर होता है, इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। अब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द टेम्परेचर विच स्टार्ट from -273.16 degree C and it is also called 0 Kelvin is called absolute scale of temperature। वो टेम्परेचर जो स्टार्ट होता है -273.16 डिग्री सी से, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जीरो की बात मैं कर रहा हूं वो बेसिकली कौन सा है, उसकी वैल्यू जो है वो बराबर होती है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एज -273.16 डिग्री सी। ये टेम्परेचर जो बेसिकली है दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। अब यहां पर इसी एब्सोल्यूट जीरो से जो टेम्परेचर स्टार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि द टेम्परेचर which measured from absolute zero, वो टेम्परेचर जो हम इसका मेजरमेंट हम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट करें, फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो इन केल्विन टेम्परेचर में, इन केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। मतलब वो टेम्परेचर जिसका मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो से, उसी को हम कहेंगे इसका एब्सोल्यूट जीरो ऑफ या एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर बेटे 40 लॉ को आपने पढ़ा था। 40 लॉ हमें क्या बताती है कि जब आप किसी गैस की वॉल्यूम को लेते हो, इसकी कोई खास मास होती है, उसके वॉल्यूम को आप लेते हो, तो वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पे होती है। क्योंकि 40 ने बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए थे गैसेस के बिहेवियर पर, कि उसने टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम को रिलेट किया। जब उसने भी टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहा तो उसके साथ वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ती चली गई। उसी को आपने 40 लॉ कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर पर। हम वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि 40 ने क्या किया था कि उसने यहां पर ये एक बीकर लिया, मतलब उसने डिफरेंट बीकर्स लिए और इन डिफरेंट बीकर्स पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इसके अंदर वाटर को ऐड किया। ये 3 बीकर है और इसी के अंदर क्या है?
वाटर है। अब इसी में उसने एक ट्यूब लिया और ट्यूब के अंदर उसने गैसेस लिए और गैसेस को ट्रैप किया एक मरकरी प्लग के जरिए, और इसी के साथ उसने क्या किया, थर्मामीटर लिया कि इस पर टेम्परेचर मेजर कर सके। ये अगर आप देखिए ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर उसने क्या ली है, मरकरी, और मरकरी पर उसने जो गैसेस, जिस गैस का वो बिहेवियर चेक करना चाहता है टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, उसी को उसने क्या किया है, ट्रैप किया है मरकरी के जरिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, यहां पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये थर्मामीटर है जिस पर वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है। ये आपके पास है H2O, ये उसने लिया है थर्मामीटर, थर्मामीटर, ये उसने लिया है एक ट्यूब जिसके अंदर उसने ये मरकरी प्लग लिया है, और ये है इसके अंदर क्या, गैसेस। इसी का टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल ये का इसका टेम्परेचर है TA, यहां पर है TB और यहां पर है क्या, TC। और जो वॉल्यूम है यहां पर इस ट्यूब के अंदर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो मैं आपको बताऊं कि वो फॉर एग्जांपल है V0 जो ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब उसने इस बीकर के अंदर जो ट्यूब है इसमें डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट टेम्परेचर पर उसने स्टडी किया। फॉर एग्जांपल यहां पर उसने ली है कि यहां है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इसी हाइड्रोजन को उसने डिफरेंट टेम्परेचर पर चेक करना चाहा, मतलब उसने इसी चेक किया 0 से 60 डिग्री C के दरमियान में। मतलब जब यहां पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री C है, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो ये है। लेकिन जब उसने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, फॉर एग्जांपल उसने टेम्परेचर को इंक्रीज करके ले गया 40 डिग्री C पर, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। जब उसने टेम्परेचर को 40 से 60 डिग्री C में ले गया तो जो वॉल्यूम है वो और इंक्रीज हो गया। ये आप देखिए वॉल्यूम जो है उसमें और इंक्रीज आ गई। तो उसने यहां से एक रिलेशन को फाइंड आउट किया, और वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन मैं आपको बताता हूं कि जो 40 है उसने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट कुछ इस तरह था कि फॉर एवरी या ईच डिग्री C राइज और फॉल इन टेम्परेचर, rise or fall in temperature, the volume increase or decrease by the factor 1/273 of its original value। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जब भी हम टेम्परेचर को 1 डिग्री C इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर को 1 डिग्री C डिक्रीज करेंगे तो उसी के साथ जो वॉल्यूम है उसकी 1/273 पार्ट में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। यह स्टेटमेंट जो है उसने क्या की, फाइंड आउट की। मतलब अगर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है बात को एक्सपेंड करूंगा थोड़ा सा कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ली है एक कंटेनर, ये आपके पास एक कंटेनर है और इसी के अंदर आपने ली है ये गैसेस मॉलिक्यूल, ये गैसेस मॉलिक्यूल है। यहां पर आपने इसका जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, वो आपने कितना लिया है, वो है V0 और जो बराबर है 273 ml का। इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 0 डिग्री C। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, टेम्परेचर को मैं ले आऊं T डिग्री C पर, तो जो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम होगा V0 एट T डिग्री C, वो अब क्या होगा, वो हमें मालूम करना है। लेकिन सबसे पहले इसी चीज को जानते कि ये 1/273 क्या होता है। ये 1/273 का मतलब यह है कि बेटा कि ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है। अगर मैं इसी वॉल्यूम को डिवाइड करूं कितने हिस्सों में, मैंने टोटल वॉल्यूम 273 को डिवाइड किया 273 पार्ट्स में,
तो ये जो लास्ट पार्ट आता है, ये पार्ट 273 वाला पार्ट जो आता है, दिस इज कॉल्ड 1/273 पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको हम इस तरह जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक लोहे की रॉड ली है और इस लोहे की रॉड को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इस एक हिस्से को कहा जाएगा 1/3 पार्ट्स ऑफ द टोटल रॉड। या मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट जो होगा ये हो जाएगा 1/4 पार्ट्स ऑफ द टोटल रॉड। इसी तरह जब हम टोटल वॉल्यूम को 273 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो 273 वाला हिस्सा आएगा, आखिरी हिस्सा लास्ट पार्ट जो आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, 273 पार्ट्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम कहेंगे। अब जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो जो चेंज टेम्परेचर में आता है वो बेसिकली इसी 273 पार्ट्स में आता है। 273 का जो लास्ट हिस्सा है, 1 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसी में इंक्रीज या डिक्रीज आता है। और वो इंक्रीज या डिक्रीज हम इसी के साथ क्या करते हैं, सम अप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने टेम्परेचर को T डिग्री सी पर ले आया, तो यहां पर एक इक्वेशन बन सकता है कि V0 T डिग्री सी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, इट शुड बी इक्वल टू V0 प्लस V0 1/273। इसे समझे बेटा, ये आपके पास क्या है, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये वो चेंज है जो मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज किया। अगर मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज किया, तो इसी के साथ जो ओरिजिनल वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो हम ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे, सम करेंगे। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि V T डिग्री सी इज इक्वल टू, मैंने टेम्परेचर में 2 डिग्री से इंक्रीज लाई, तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि V0 प्लस V0 2/273। अगर मैंने टेम्परेचर में 3 डिग्री से इंक्रीज लाया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं V T डिग्री सी, ये V आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, मैंने यहां पर नॉट लगाए, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो V T डिग्री सी V0 प्लस V0 3/273। अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सी से T डिग्री सी पे ले आऊं, तो V T डिग्री सी वॉल्यूम एट T डिग्री सी इज इक्वल टू, यहां पर T डिग्री सी मैंने 1 लिया, यहां पर T डिग्री सी मैंने 2 लिया, यहां पर T डिग्री सी मैंने 3 लिया। अब यहां पर अगर मैं T डिग्री सी को T डिग्री सी लेता हूं, V0 प्लस V0 T डिग्री सी ओवर 273, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसी V0 को मैं क्या करूंगा, कॉमन लूंगा, V0 और यहां पर 1 प्लस T डिग्री सी ओवर 273 रह जाएगा। अब अगर मैं क्या करूं कि इसी V0 के जरिए मैं ओरिजिनल वॉल्यूम को फुट करूं, जो कि बेसिकली क्या है, 273 है। लेकिन मैं पहले क्या करता हूं, या एलसीएम लेता हूं, या जब हम एलसीएम लेंगे तो 273 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा V0 273 प्लस T डिग्री सी डिवाइडेड बाय 273। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि V T डिग्री सी इज इक्वल टू, या मैं लिखूंगा V0 जो ओरिजिनल वॉल्यूम है कितना, 273 और टेम्परेचर में कितना इंक्रीज लाया मैंने, 1 डिग्री सी डिवाइडेड बाय 273। तो ये जो 273 है, 273 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा V T डिग्री सी इज इक्वल टू 274 ml। मतलब जब मैंने टेम्परेचर को 0 डिग्री सी से T डिग्री सी पर ले आया, तो जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आ गई, और कितनी हो गई, 274 ml हो गई। अब इस चीज को डिटेल में जानने के लिए कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 1 डिग्री सी, तो इसी के साथ वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उसकी 1/273 जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसी में। इसी को डिटेल में जानने के लिए हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे, और उसी टेबल से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आता है, उसकी 1/273 पार्ट में। ये हम यहां पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लिया है ओरिजिनल वॉल्यूम
पाई 46, जिस पर टेम्परेचर डिग्री सी में है 0 डिग्री सी, और यहां पर जो केल्विन में टेम्परेचर है तो वो कितना है, वो है 273 केल्विन। अब जब हम क्या करेंगे बेटा कि यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इसे 0 डिग्री सी से ले आएंगे 1 डिग्री सी पर, तो जो वॉल्यूम है उसी में इंक्रीज आता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें 1 डिग्री सी, मतलब 1 डिग्री सी टेम्परेचर में हम इंक्रीज लाए, तो उसी के साथ जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है कितना, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने ऐसा मतलब हमने ग्रेजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज किया और इसके साथ जो है वो वॉल्यूम बढ़ती चली गई। लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तकरीबन 273 डिग्री सी पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो जब हमने टेम्परेचर को 273 डिग्री सी तक पहुंचाया तो क्या हुआ कि इसके साथ जो वॉल्यूम है वो डबल हो गई एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो 546 थी, लेकिन जब हमने टेम्परेचर को 273 डिग्री सी में लिया तो यहां पर क्या हुआ कि जो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 1092 में आ गई, 1092 सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। और ये अगर आप देखें तो 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक्रीज कांस्टेंटली आ रही है। अब अगर हम क्या करें बेटा कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें 1 डिग्री सी, मतलब मैंने 0 डिग्री सी से मैंने टेम्परेचर कहां ले आया, -1 डिग्री सी में ले आया, तो जो वॉल्यूम है इसमें डिक्रीज आता है, ये पाई 46 से पाई 44 जो है उसमें चला जाता है, और जो डिक्रीज आता है वो भी कांस्टेंट होता है। कितना होता है, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने मतलब 1 डिग्री सी मेरे टेम्परेचर डिक्रीज की तो वॉल्यूम में कितनी डिक्रीज आ गई, 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम में डिक्रीज आ गई। अब जब मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया और मैंने टेम्परेचर को मैं टेम्परेचर ले आता हूं -273 डिग्री सी पर, यह आपको दिखाई दे रहा है कि जब मैं टेम्परेचर को -273 डिग्री सी तक पहुंचाता हूं तो क्या होता है कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो 0 का बराबर होता है, दे शुड बी इक्वल टू 0। और ये 0 जो है वो केल्विन में टेम्परेचर किसका है, 0 डिग्री से। तो अगर आप देखें तो -273 डिग्री सी जो है वो 0 केल्विन के बराबर हो गया। मतलब 0 केल्विन और -273 डिग्री सी इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली बिकम इक्वल टू 0। यही वो टेम्परेचर आ गया जिसको हमने नाम दिया था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैसेस का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, 0 का बराबर होता है, और इसी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मैं आपको फिर बताऊं ये बात कि जब हमने इसी टेबल में टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो 1 डिग्री से डिक्रीज करने पर टेम्परेचर वॉल्यूम में डिक्रीज आ गई 2 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मेरी बात का यह है कि जो आपने लॉ पढ़ी थी कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, जो 40 लॉ थी कि अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो उसमें जो इंक्रीज और डिक्रीज आता है उसका जो रिजल्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मीन कि जितने भी आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उसी की बरक्स जो है वॉल्यूम में इतना ही इंक्रीज आता है, और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो उतना ही जो क्या होता है वॉल्यूम में डिक्रीज आता है। अब हम एब्सोल्यूट जीरो को इसी चीजों को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने के लिए मतलब इसके हम मतलब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम ये प्रूफ करेंगे कि जब भी हम टेम्परेचर को -273 पर ले आते हैं तो वहां पर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो 0 का बराबर होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो। नाउ तो स्टूडेंट इससे पहले आपने उस टेबल को देखा जिस टेबल में हमने क्लियरली आपको यह बताया कि जब भी टेम्परेचर को 1 डिग्री सी इंक्रीज किया तो उसके साथ वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आ गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। और जब टेम्परेचर को इंक्रीज करता गया और टेम्परेचर को पहुंचाया 273 डिग्री सी तक तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो गई इनिशियल वॉल्यूम की जो कि 546 थी। फिर जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सी डिक्रीज किया गया
तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से वॉल्यूम में कितनी डिक्रीज आ गई? 2 सेंटीमीटर क्यूब। और जब टेम्परेचर को पहुंचाया गया -273.16 डिग्री सी तक, तो वहां पर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहां पर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे वेरियस टेम्परेचर पर। इसी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन को यूज करते हैं, और वो इक्वेशन ये है कि VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस T ओवर 273। हम इसी इक्वेशन को यूज करके जो वॉल्यूम है उसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर। अब अगर यहां पर हम इक्वेशन को देखें तो यहां पर VT क्या है स्टूडेंट? यहां पर VT जो है ये है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर। ये वो वॉल्यूम है जो हम किसी भी टेम्परेचर पर ले सकते हैं। इसी के साथ जो V0 है तो वो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सी, जो उस टेबल में आपको मैंने बताया था कि वो कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो ये था। अब यहां पर अगर आप देखें तो जो T है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? T टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। जो ये T है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं इक्वेशन को यहां पर लिखूं और T की जगह मैं 1 लिखूं, मतलब मैं 1 लिखूं T की जगह, मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज किया, तो जो इक्वेशन है वो इस तरह बनेगा कि V0 जो है वो क्या है? वो तो ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब, 1 अपनी जगह, और यहां पर T की जगह मैंने क्या लिखा? 1 लिखा, मतलब टेम्परेचर में मैंने 1 डिग्री से इंक्रीज किया, तो 1 ओवर 273। तो क्या होगा? 546 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा 546 मल्टीप्लाई बाय 273, और इसी का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 273 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 273 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये हो जाएगा 274 डिवाइडेड बाय 273। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो इससे आएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। और ये आपके पास क्या हो गई? वॉल्यूम। और ये आपके पास जो है टेम्परेचर हो गई T डिग्री सी। तो टेम्परेचर मैंने कितना इंक्रीज किया था? मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया था 1 डिग्री सी। जब मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सी इंक्रीज करूंगा तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो 546 से चला जाएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब में। अब अगर मैं क्या करूं, मैं T की जगह क्या लिखूं? मैं T की जगह लिखूं, मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया 10 डिग्री सी तक, मतलब टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया 10 डिग्री सी तक। तो क्या होगा कि वो आपके पास वो ओरिजिनल इक्वेशन है 1 प्लस, अब T की जगह मैं लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाय 273। तो क्या होगा? वही पहले वाला कैलकुलेशन की 546 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 546 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 273 हो जाएगा, और जब 273 के साथ 10 हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 283 डिवाइडेड बाय 273। तो इससे आएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। और कितने टेम्परेचर पर? जब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सी इंक्रीज किया तो आपके साथ जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई? 566 सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब अगर मैं वॉल्यूम टेम्परेचर को क्या करूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं और मैं इंक्रीज करते करते इसे पहुंचाऊं 273 डिग्री सी तक, मतलब मैंने T की जगह क्या लिखा? T की जगह मैंने 273 लिखा। तो आपके पास 546 अपनी जगह ओरिजिनल वॉल्यूम है, 1 प्लस T की जगह मैं लिखूंगा क्या? 273
273 डिवाइडेड बाय 273, तो ये होगा 546 मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 1, 273 प्लस 273, तो ये आएगा 546 डिवाइडेड बाय 273। तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा और वो कहां तक जाएगा, वो डबल हो जाएगा, मीन वो आएगा 1092 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 1092 सेंटीमीटर क्यूब कौन से टेम्परेचर पर, ये 273 डिग्री सी पर। जब मैंने टेम्परेचर को 273 डिग्री सी तक पहुंचाया तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो डबल हो गया। अब अगर मैं स्टूडेंट क्या करूं, अब अगर मैं इस टेम्परेचर को मैंने जब 273 तक पहुंचाया तो वॉल्यूम जो है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब से क्या होगी, वो उसकी डबल हो गई, मीन 546 की डबल हो गई। वॉल्यूम कहां तक पहुंची, 1092 सेंटीमीटर क्यूब तक 273 डिग्री सी पर। अब अगर मैं टेम्परेचर को ग्रेजुअली डिक्रीज करूं, इसी इक्वेशन में मैं चेंजेस ले आऊं और मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, चेंजेस मैं किस तरह ले आऊंगा, इसी तरह मैं ले आऊंगा चेंजेस कि यहां पर मैं अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं प्लस की जगह लिखूंगा माइनस। इक्वेशन में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, मैंने माइनस यहां पर लिखा। अब जब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूंगा, मीन मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं -1 डिग्री सी, टी की जगह मैं -1 लिखूं, तो आपके पास जो इक्वेशन है 546 अपनी जगह, 1 माइनस टी की जगह मैंने क्या लिखा, टी की जगह मैंने लिखा -1, तो ये होगा 1 डिग्री सी मैंने टेम्परेचर में डिक्रीज किया, 273। अब क्या होगा कि वही पुराना कैलकुलेशन की 546 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 546 हो जाएगा, 273 मल्टीप्लाई बाय 1 273 -1, तो ये हो जाएगा 272 डिवाइडेड बाय 273। तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होके क्या होगा, वो होगा 544 सेंटीमीटर क्यूब एट -1 डिग्री सी। अब अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूं और मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके कहां तक ले आऊं, मैं इसे -10 डिग्री सी तक डिक्रीज करूं, तो जब मैं टेम्परेचर को -10 ले लूं तो 546 1 माइनस टी की जगह मैं लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाय 273 इट्स इक्वल टू 546 मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 273 -10, तो ये हो जाएगा 263 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू, तो अब क्या होगा यहां पर कि जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो इससे आएगा 526 सेंटीमीटर क्यूब एट -10 डिग्री सी। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके कहां तक ले आऊं, मैं टी की जगह लिखूं -100, मैंने टेम्परेचर को -100 डिग्री सी डिक्रीज किया, तो क्या होगा कि यहां पर 546 1 -100 टी की जगह में मैं 100 लिखूंगा 273, तो ये हो जाएगा 546 और 273 मल्टीप्लाई 1 273 -100, तो ये आएगा 173 डिवाइडेड बाय 273, तो इससे आएगा 346 सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 346 आएगा, और कौन से टेम्परेचर पर, -100 डिग्री सी पर। जब मैं टेम्परेचर को और डिक्रीज करूं तो टेम्परेचर को मैं कहां तक पहुंचाऊं, टेम्परेचर को मैं पहुंचाऊं -200 डिग्री सी तक, मैं यहां लिखूंगा -200 डिग्री सी तक मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, तो 546 1 -200 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू 546 मल्टीप्लाई बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 1 273 -200, तो ये हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 273, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इससे आएगा 146 सेंटीमीटर क्यूब एट -200 डिग्री सी। अब अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया और कहां तक मैंने टेम्परेचर को पहुंचाया, -273 डिग्री सी तक। यही टर्निंग पॉइंट है इस टॉपिक का कि अगर मैंने टेम्परेचर को -273 तक पहुंचाया तो ये होगा 546 1 -273 डिवाइडेड बाय 273 इज इक्वल टू 546 273, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 273 आएगा, और 273 से जब आप 273 को माइनस करोगे तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आएगा 0 सेंटीमीटर क्यूब एट
273 डिग्री सी। बेटा मैं यही टेम्परेचर की बात कर रहा था कि जब आप टेम्परेचर को -273 डिग्री सी तक पहुंचाओगे तो क्या होगा, आपके पास जो गैसेस का वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। और ये वही वॉल्यूम है जिस पर गैसेस का ये वही टेम्परेचर है जिस पर गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो का बराबर होता है। तो हमने डिटेल में मैथमेटिकली आपको यह समझाया कि जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और कहां तक पहुंचाएंगे, -273 डिग्री सी तक पहुंचाएंगे, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली क्या होगा, प्रैक्टिकली इट बिकम इक्वल टू जीरो। और यही है आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम एट वेरियस टेम्परेचर। अब इसी के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो पढ़ेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो को। नाउ स्टूडेंट, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। यहां पर क्या है कि हमने ग्राफ को लिया है, ग्राफ को हमने दो ही एक्सिस में लिया है। यहां पर हमने ग्राफ को लिया है दो ही एक्सिस में, एक आपके पास है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है इस पर हमने टेम्परेचर लिया है सेंटीग्रेड में, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमने क्या लिया है, वॉल्यूम को लिया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। यहां पर आप देखिए +50 +100 +50 -50। जब हम यह इसी पॉइंट तक पहुंच जाती है, जब तो ये पॉइंट जो है बेसिकली दिस पॉइंट इज -273.16 डिग्री सी। ये कौन सा पॉइंट है, ये है -173.16 डिग्री सी। ये वो पॉइंट है बेटा जिस पर गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है, जीरो का बराबर होता है। क्योंकि आपने 40 लॉ में देखा था, 40 लॉ में क्या बता रही थी कि जो आपके पास वॉल्यूम है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इसके साथ वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर को ग्रेजुअली क्या किया, टेम्परेचर को मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया तो इसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और ये आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप 40 लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर यहां पर मैं ले लूं, ये क्या है, ये आपके पास टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो रहा है, और ये आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर जो ग्राफ था वो क्या आ रहा था, वो ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था, कि यहां पर जो ग्राफ था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। और इसी की इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपने इक्वेशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपने ये भी पढ़ा था मैथमेटिक्स में। अब यहां पर 40 लाख का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर भी अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जब भी मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो इसके साथ वॉल्यूम जो है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये मैं किस वजह से करता हूं, किस चीज के बेस पर मैं करता हूं, ये मैं प्रीवियस डेटा के बेस पर करता हूं कि अगर मैंने टेम्परेचर को 5 डिग्री सी तक इंक्रीज किया तो जो वॉल्यूम है उसमें कितना इंक्रीज आता है। तो ये आपके प्रीवियस डेटा की बेस पर जब आप इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करोगे तो एक्सट्रापोलेशन के बाद आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर जो गैसेस का वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो जीरो का बराबर होता है। अब बेटे एक बात आप यहां पर याद रखिए, किसी मैटर का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब गैसेस भी जो है वो स्टेट ऑफ मैटर है। तो अगर हम गैसेस की वॉल्यूम को जीरो करें तो इसका मतलब यह है कि हमने इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को खत्म की, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बिल्कुल डायरेक्टली क्या है, वायलेशन है। अगर हम किसी मैटर के वॉल्यूम को जीरो मानते हैं तो इसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है बेटा, दिस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम प्रैक्टिकली इक्वल टू जीरो। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज की वॉल्यूम को आप जीरो करें, और ना ही टेम्परेचर -273 तक पहुंच सकता है गैसेस का, क्योंकि जब भी गैसेस के ऊपर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आते हैं जिस पर गैसेस क्या होते हैं, लिक्विफाई होता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि दुनिया में सबसे जो
बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट है जिस पर गैसेस जो है वो क्या होता है, वो लिक्विफाई होती है, तो वो हीलियम का है जो तकरीबन -261 डिग्री सी तक है। तो इसी टेम्परेचर को पहुंचने से पहले जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विफाई होते हैं, तो इसलिए ये टेम्परेचर अचीव भी नहीं हो सकता। अब एब्सोल्यूट जीरो की बात हम कर रहे थे, तो एब्सोल्यूट जीरो को हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि जो आपके साथ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, बेसिकली ये तो आपके पास हो गया एब्सोल्यूट जीरो। ये वो टेम्परेचर हो गया जिस पर गैसेस का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वो जीरो के बराबर होता है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं बेटे कि अगर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वही ग्राफ है जो मैंने यहां पर ड्रा की है, ये आपके पास वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में और ये टेम्परेचर है। तो बेटा अगर यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं, एक फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया और एक मैंने ये पॉइंट लिया। ये पॉइंट जो है अगर मैं इसे मान लूं कि ये आपके पास -273.16 डिग्री सी वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ये बेसिकली आपके पास कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास है 0 डिग्री सी। तो उसी ग्राफ में आपने देखा था कि जब टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में जब आपके पास टेम्परेचर आपने लिया था, तो टेम्परेचर डिग्री सी में कितने था, टेम्परेचर डिग्री सी में जब बराबर था कितने 273 डिग्री सी का जब आपने टेम्परेचर को माना था, तो वहां पर क्या था कि आपके पास 546 का जो था वो केल्विन में क्या था, टेम्परेचर था। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि जब टेम्परेचर आपने क्या लिया, आपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सी लिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सी आपने लिया, तो वहां पर जो केल्विन में टेम्परेचर था वो कितना था, केल्विन में टेम्परेचर था, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू 273 केल्विन। और जब टेम्परेचर डिग्री सी में हमने कितना लिया, टेम्परेचर डिग्री सी में हमने लिया -273.16 डिग्री सी, तो केल्विन में टेम्परेचर जो था वो कितना था, वो था 0 केल्विन। ये आपके पास डेटा थी उसी टेबल में जो आपने इससे पहले स्टडी किया। अब यहां पर बेटा जब टेम्परेचर यहां पर क्या है डिग्री सी में -273.16 डिग्री का, तो यहां पर इसको मैं केल्विन में मान सकता हूं कि दिस इज 0 केल्विन, और यहां डिग्री सी में जो टेम्परेचर 0 का है तो वहां पर मैं मान सकता हूं कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। अब इसी टेम्परेचर से मतलब 0 केल्विन से लेकर जब मैं आगे जाऊंगा और टेम्परेचर को मेजर करूंगा, तो इसी स्केल ऑफ टेम्परेचर को एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है या केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। द टेम्परेचर विच मेजर फ्रॉम 0 केल्विन और -273.16 डिग्री सी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जब भी आप टेम्परेचर को क्या करोगे, मतलब टेम्परेचर को आप मेजर करोगे 0 केल्विन से या -273.16 डिग्री सी से, तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। और ये पॉइंट कहा था, ये अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको 273 केल्विन आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर 273 केल्विन होगा, और अगर आप इस तरफ आएंगे टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जो -273.16 डिग्री से, जिसको हमने क्या किया है, इसे हमने कहा है एब्सोल्यूट जीरो। तो जब आप टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो से मेजर करें या टेम्परेचर को आप मेजर करें 0 केल्विन से, दोनों एक ही है, एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन सेम थिंग is here. Therefore, if we measure the temperature from -273.16 degree C or from 0 Kelvin, this scale of temperature is called absolute scale of temperature. अब बेटा यहां पर एक और पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये करेंगे कि हम जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर केल्विन को मानते हैं, ये क्यों, क्योंकि जो केल्विन स्केल है 40 ला ओबे केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, नॉट द सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा इस टॉपिक का वो ये होगा कि कैसे जो है 40 ला केल्विन स्केल को उबे करती है और जो सेंटीग्रेड स्केल है उसे फॉलो या उबे नहीं करती। नाउ अब बेटा आपको यहां पर यह नजर आ रहा है कि 40 लॉ डज नॉट ओबे द सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसे हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल है, इसी का टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में T1 जो है वो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सी है, और इसका जो V1 है वॉल्यूम, तो कितना है,
वॉल्यूम को मैं इनिशियली ले सकता हूं कि आपके पास अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सी है तो वॉल्यूम जो है वो आपने लिया था, फॉर एग्जांपल वो है 283 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, सॉरी, ये आपके पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। वो उसी टेबल में आपने देखा था कि जब आपके पास टेम्परेचर T1 10 डिग्री सी था तो वॉल्यूम कितना था, 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया और इसमें मैंने इसी ये भी आपके पास ये कंटेनर है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया। मीन T2 मैंने कितना इंक्रीज किया, ये मैंने 100 डिग्री सी तक पहुंचाया। तो आपके पास जो वॉल्यूम है यहां पर वो कितना है, V2 आपके पास उसी टेबल में आपने देखा था कि वो था 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ आपने ये पढ़ा था कि आपके पास जो V1 T1 है वो बराबर होता है V2 ओवर T2, और इसे कांस्टेंट आता है। जो भी पिक्चर आप इसे निकालोगे तो वो कांस्टेंट होगा, मतलब जितनी भी इंक्रीज अगर आपने टेम्परेचर में की तो उसकी डबल जो है क्या होगी, वॉल्यूम में होगी, या जितनी भी, मतलब वो कांस्टेंट होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है। अब यहां पर अगर मैं डेटा को पुट करूं कि V1 आपके पास कितना है 5, मैं ऐसे लिख सकता हूं 546 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 डिग्री सी एंड 746 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 डिग्री सी। तो बेटा यहां पर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की बराबर नहीं है, मतलब आप 546 को डिवाइड करोगे 10 से तो इससे एक और वैल्यू आएगी, और जो 746 को डिवाइड करोगे 100 डिग्री से तो इससे एक और वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो चार्ल्स लॉ है वो सेंटीग्रेड स्केल ऑफ टेम्परेचर को फॉलो नहीं करती। मतलब ये फार्मूला जो है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये यहां पर फॉलो नहीं होता। अगर हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में लेते हैं तो फिर हमें यह मसला होगा कि यहां पर जो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 और इसे कांस्टेंट फैक्टर आते हैं तो ये हमें यहां पर नहीं मिलेगा। कौन से स्केल में, सेंटीग्रेड स्केल में। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो केल्विन स्केल है, बेसिकली केल्विन स्केल फॉलो चार्ल्स लॉ फॉलो द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। नाउ तो बेटा यहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो चार्ल्स लॉ है दे ओबे द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। हाउ दे ओबे द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमने यही एक कंटेनर लिया जो मैंने पिछले आपको बताया भी कि वो हमने जो डिग्री सी में लिया था सेंटीग्रेड स्केल में। अब यह आपके पास एक कंटेनर और इसमें अंदर जो है गैसेस मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर को लेता हूं, जो आपके पास टेम्परेचर है वो कितना है T1, वो मैं लेता हूं केल्विन स्केल में, और वो कितना होता है केल्विन स्केल में। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूंगा टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड में यहां पर मैं ले सकता हूं कि 10 डिग्री सी जो है वो बेसिकली क्या होता है 10 डिग्री सी। अगर आप ऐसे कर सकते हो कि टेम्परेचर को केल्विन में फाइंड करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सी प्लस 273। ये वो फार्मूला है जिससे आप टेम्परेचर इन केल्विन में फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर इन केल्विन आप फाइंड आउट करते हो और कितनी डिग्री सी 10 डिग्री सी में, तो 10 डिग्री सी प्लस 273, तो इससे क्या आएगा 10 डिग्री सी प्लस 273, तो इससे आएगा 283 केल्विन। तो ये आपके पास 283 केल्विन होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर टेम्परेचर को लिया 283 केल्विन, जो डिग्री सी में कितने हैं 10 डिग्री सी है, और जो वॉल्यूम V1 है आपके पास वो कितना है, वॉल्यूम आपके पास है, हमने वहां पर देख लिया कि वॉल्यूम जो आपके पास था वो कितना था, वो आपके पास था 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, T2 मैंने लिया कितना, T2 मैंने लिया 373 केल्विन। 373 केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है 100 डिग्री सी का बराबर होता है। और यहां पर जो V2 है आपके पास तो वो कितना है, वो है 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर हम इसी डेटा को पुट करते हैं चार्ल्स लॉ में, और वो कैसी थी कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिंस जब हम डेटा को इसमें पुट करेंगे तो V1 आपके पास कितना है, V1 है 546 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 283 केल्विन इज इक्वल टू आपके पास जो V2 है वो कितना है 746 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 373। तो इसी भी जब आप 746 को 373 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो 2 आएगा, और यहां पर 546 को भी डिवाइड करोगे 283 से तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, और यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपके पास केल्विन स्केल है, बेसिकली केल्विन स्केल इज फॉलोड बाय 40 लॉ। 40 लॉ क्या करते हैं कि केल्विन स्केल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो आपके पास सेंटीग्रेड स्केल है उसे फॉलो नहीं करती, क्योंकि यहां पर आपने देख लिया कि यहां पर एक कांस्टेंट फैक्टर आ गई। दोनों साइड को जब हमने टेम्परेचर से डिवाइड किया तो दोनों साइड से कांस्टेंट फैक्टर आ गया। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि सेंटीग्रेड स्केल इज नॉट द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, बट बेसिकली केल्विन स्केल इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो बेटे ये आपके पास जो तमाम कैलकुलेशन थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, या आपके पास जो एब्सोल्यूट जीरो जो है वो आपके पास एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज द केल्विन स्केल, व्हाई नॉट द सेंटीग्रेड स्केल। तो ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। अगर आपको कोई भी मसला हो इस टॉपिक में तो आप इसे दोबारा देखें, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए उस पर प्रैक्टिस करें, और आपकी जो क्या होगी, आपकी मैथमेटिक्स बेसिस स्ट्रांग होगी, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हो तो आपकी मैथमेटिक्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग बेटा।